प्यारे बच्चों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। पहला 1885 से पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था वो कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा चैप्टर था 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो हमने पढ़ लिए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए थोड़ा सा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य तौर पर 1885 से लेकर 1947 की हम बात करने वाले हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड को मुख्य तौर पर 3 चरणों में बांट दिया गया है। पहला 1885 से 1905 का जो टाइम पीरियड है इसे उदारवादी चरण कह दिया जाता है, मॉडरेट पीरियड कह दिया जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो बागडोर संभाल रहे थे ना, उन नेताओं का जो नेचर था वो उदारवादी स्वभाव के थे। जबकि 1905 से 1919 तक का जो टाइम पीरियड है इसे उग्रवादी चरण या एक्सट्रीमिस्ट फेज कह दिया जाता है, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस में पॉपुलैरिटी थी वो उग्रवादी नेताओं की थी, मतलब गरम दल के नेताओं की थी, गरम स्वभाव के थे वो, इसलिए इस पीरियड को भी उग्रवादी चरण या गरमपंथी चरण कह दिया जाता है। अब उसके बाद गांधी जी की जब एंट्री होती है तो मुख्य तौर पर 1919 से पॉपुलर होना शुरू होते हैं। तो 1919 से 1947 जो कांग्रेस का रुख रहा ना वो गांधीवादी रास्ते पर चला। तो गांधी जी ने इस 1919 से 1947 तक हमारी आज़ादी की लड़ाई में बड़ा रोल निभाया, इसलिए इस पीरियड को गांधीवादी चरण या गांधी एरा कह देते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है उदारवादी चरण, मॉडरेट पीरियड। 1885 से 1905 का टाइम पीरियड है। अब इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इस उदारवादी चरण में जो इम्पोर्टेंट नेता हुए हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेता हैं, प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी, कईयों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद उदारवादी नेताओं के काम करने का तरीका क्या था। फिर हम पढ़ेंगे उदारवादी नेताओं का उद्देश्य क्या था, उनकी डिमांड क्या थी। और उसके बाद उदारवादी जो नेता थे इनकी क्या उपलब्धियां हैं उसको भी हमें पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में उदारवादी नेताओं की आलोचना होती है, वो क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख नेता। देखिए इस उदारवादी चरण में जो प्रमुख नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, दिनशा वाचा जी थे, और पी आनंद चार्लू जी थे, आनंद मोहन बोस जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, रास बिहारी घोष थे, आर.सी. दत्त थे और पी.आर. नायडू थे। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है 3-4 नेताओं के बारे में डिटेल में आपको याद रखना है। जैसे इम्पोर्टेंट हो गए दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन थी ना, जैसे हमारी लोकसभा है वैसे ही ब्रिटेन में जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, उसके सदस्य ये रह चुके हैं। तो पहले इंडियन है जो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं। 1892 से लेकर 95 के टाइम पीरियड पर रहे। उस समय लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसके अलावा इनकी उपलब्धि है कि 3 बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 अधिवेशन जो हुए हैं ना, 1886 में, 1893 में, 1906 में, यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1886 में जो हुआ था ये कलकत्ता के अंदर हुआ था, 1893 में लाहौर के अंदर, और 1906 के अंदर कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता की थी। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, धन निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया था। मतलब इन्होंने ये उजागर किया, बताया कैसे ब्रिटिश जो लोग हैं वो भारत से धन को लूट कर इंग्लैंड भेज रहे हैं। और ये इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी अपनी एक पुस्तक में दी थी। उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 1901 में इनकी पुस्तक जो है वो पब्लिश हुई थी। इतनी बातें दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखें। फिरोज शाह मेहता के बारे में क्या क्या चीज़ याद रखनी है। बॉम्बे का शेर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता को कहा जाता है। 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में ना, उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता जी ने ही की थी। एक आपने न्यूज़पेपर सुना होगा बॉम्बे क्रॉनिकल, उसको चलाने वाले फिरोज शाह मेहता ही थे। अंग्रेजी में ये चलता था और अंग्रेज़ों ने इन्हें नाइट की उपाधि दी हुई थी। इसके बाद आते हैं
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या शख्सियत है भैया। राष्ट्रगुरु किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को कहा जाता है। 2 बार आईसीएस का एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया था, एक बार 1869 में और दूसरा 1871 में। 1869 में जब इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखी हुई थी, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया इनको। जबकि 1871 में इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन 1-2 साल के बाद इन पर गलत आरोप लगाकर इनको नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि इनके बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है, जब हमने 1876 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा की थी, इंडियन एसोसिएशन, उसका गठन तो इन्हीं के द्वारा हुआ था। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था, द बंगाली उसका नाम था। तो ये 3 महत्वपूर्ण नेता हैं, इनके बारे में तो आप दिमाग में क्लियर रखिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है उदारवादी नेताओं की कार्यशैली। उदारवादी नेताओं के काम करने का तरीका क्या था? नाम से ही पता लग रहा है ये उदारवादी थे, मतलब कानून का उल्लंघन करते ही नहीं थे। ब्रिटिश सरकार से कुछ भी डिमांड इनको करनी होती थी तो पत्र के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से ये ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग को मनवाते थे। अगर ना मानी जाए तो यही चीज़ ये दोबारा रिपीट करते थे। किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि ये रोड जाम कर देते थे, चक्का जाम कर देते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे ये। इसलिए इनकी कई लोगों ने आलोचना भी की है, वो आगे हम चलेंगे देखेंगे। और दूसरा, हर वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, उसमें ये निश्चित किया जाता था कि हमें कैसे काम करना है, क्या डिमांड करनी है। तो ये इनका मोटे तौर पर काम करने का तरीका है। अब जो उदारवादी नेता थे, इनका उद्देश्य क्या था, इनकी डिमांड क्या थी, वो नेक्स्ट टॉपिक है। इनकी डिमांड्स में सबसे पहले देखिए, इनकी ये डिमांड थी कि सेना पे जो इतना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है ना, वो कम किया जाए। अंग्रेज़ों के द्वारा सेना में इतना बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था, वो कम किया जाए। इसके अलावा नमक पर और चीनी पर जो टैक्स लिया जा रहा, उसको भी समाप्त किया जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबको ज़रूरत है। और जो ऊंचे ऊंचे पदों पर, सरकारी पोस्ट पर जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को रखा जाए, ना कि अंग्रेज़ों को। जो वायसराय थे, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनकी एक कैबिनेट है ना, वैसे ही समझ लीजिए वायसराय और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में इंडियंस को रखा जाए। हालांकि आप देखेंगे 1909 में जाकर पहली बार किसी इंडियन को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिली, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसके अलावा केंद्र की जो विधान परिषद थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो कानून बनाने वाला सिस्टम था, जैसे आप संसद आज लोकसभा राज्यसभा को समझ सकते हैं, वैसे छोटा सिस्टम था वहाँ पे कानून बनाने वाला। उसमें इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए और उनकी संख्या विस्तार की जाए। और ऐसे ही प्रांतों की जो विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें भी जो संख्या है उनकी बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को रखा जाए, ये भी इनकी एक डिमांड थी। और जो बजट हर साल पेश किया जाता था, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मिले, ये भी इनकी एक डिमांड थी। और आईसीएस, जैसे आज यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है, वैसे ही आईसीएस की जो परीक्षा है, इंडियन सिविल सर्विस, ये इंग्लैंड में करवाई जा रही थी। और इनकी ये डिमांड थी कि ये परीक्षा इंडिया में करवाई जाए। और जो मैक्सिमम उम्र है ना, वो 19 वर्ष पहले कर दी गई थी। ये इनकी डिमांड थी कि इसको 23 वर्ष किया जाए। मतलब पहले क्या हो रहा था, बीच में ये कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि 19 साल की उम्र तक ही आप आईसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। और आप जानते हैं इससे इंडियन को बहुत घाटा होगा, क्योंकि इंडियंस थोड़ा लेट पढ़ाई करते थे। जब तक उनकी पढ़ाई पूरी होती थी तो उनकी उम्र चली जाती थी, तो वो आईसीएस एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे थे। इसलिए इनकी डिमांड थी कांग्रेस की कि 23 वर्ष ये उम्र कर दी जाए, उम्र सीमा। और भू राजस्व में कमी की जाए, ये भी एक इनकी डिमांड थी, ताकि किसानों के सिर से बोझ हट सके। इसके अलावा न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र की जाए, जैसे हमारी आज की न्यायपालिका है, इस पर सरकार का कोई जोर नहीं है। वही डिमांड उस समय थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र किया जाए। तो ये इनकी डिमांड थी। और उदारवादी चरण में उपलब्धियां क्या मिली, क्या सफलताएं मिली? पहली सफलता तो 1886 में मानी जाती है, जब चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग कमेटी का गठन किया गया। क्योंकि इनकी डिमांड थी ना कि
जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं वो इंडिया में करवाई जाएं, उम्र सीमा 23 की जाए। तो इसी कारण उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग कमेटी का गठन किया। और दूसरी सफलता इनकी ये मानी जाती है कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, वो आगे हम पढ़ेंगे ही, उसमें इनकी कई डिमांड्स को माना गया था। तो ये भी इनकी सफलता मानी जाती है। इसके अलावा अंग्रेज़ों का जो शोषणकारी रवैया था, इनका जो शोषणकारी स्वभाव था, इसको पूरी जनता के सामने उजागर करने में बहुत सहायता की इन उदारवादी नेताओं ने। जैसे न्यूज़ में आर्टिकल छप जाते थे कि दादा भाई नौरोजी ने आज ये कहा, फिरोज शाह मेहता जी ने ये कहा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो अंग्रेज़ों का जो शोषणकारी रवैया था वो जनता में उजागर हो रहा था। और जैसे यहाँ से धन को विदेश में ये भेज रहे थे, जिस तरीके से सस्ते में कच्चा माल ले लेते थे और वही कच्चा माल ब्रिटेन में भेजकर जो वहाँ से तैयार किया हुआ माल यहाँ भारतीय बाज़ारों में लाते थे और महंगे महंगे दामों पर बेच देते थे। तो हर तरीके से लूट चल रही थी। इन सब बातों को पूरे भारत की जनता में फैलाने का काम इन उदारवादी नेताओं ने किया। 1895 में जो वेल्वी आयोग है उसका गठन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये भी इनकी सफलता मानी जाती है। ऐसा क्यों? 1895 में वेल्वी आयोग क्यों गठित किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत में व्यर्थ खर्च किया जा रहा है ना, उसकी जांच करने के लिए 1895 में वेल्वी आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि कांग्रेस तो कह ही रही थी कि अंग्रेज बहुत बेफजूल खर्च कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेना रख रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बेफजूल खर्च किया जा रहा है। तो उसी कारण से 1895 में वेल्वी आयोग का गठन किया गया। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां मानी जाती हैं। उदारवादी नेताओं की आलोचना भी होती है। किन किन बातों को लेकर आलोचना होती है? पहली बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मांगों का दायरा बढ़ाया ही नहीं, बहुत सीमित मांग इन्होंने अंग्रेज़ों से की। और दूसरी ये आलोचना होती है कि आम जनता का सपोर्ट तो ये पा ही नहीं सके। आम जनता का सपोर्ट इन्होंने पाने में इच्छा भी नहीं जताई। हालांकि ये सच है, क्योंकि ये समझते थे कि जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, कई जातियों में बटी हुई है। तो इस कारण से ये केवल शिक्षित वर्ग को ही अपने साथ जोड़ पाए। और जो सबसे बड़ी आलोचना जिस बात पर होती है कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने याचिका पद्धति वाली राजनीति की, भीख मांगने वाली राजनीति इन्होंने की, ऐसा इन पर आरोप लगाया जाता है, इनकी आलोचना की जाती है। तो ये था भैया उदारवादी चरण। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस समय क्या माहौल रहा होगा। इसके बाद आप 1905 के बाद देखेंगे ना, जो गरम दल के नेता लाल बाल गोपाल की एंट्री होगी, उस चरण को एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाएगा, उग्रवादी चरण या गरमपंथी चरण कहा जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोर्स लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पर 27 जनवरी से, और फरवरी के लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। पूरी एनिमेशन वाली क्लासेस होंगी, 1-2 वीडियो डेमो के लिए उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए हमारा ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए एफर्टलेस तरीके से आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये मूवी देख रहे हैं, बिना किसी मेहनत के सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो ये NCERT ओरिएंटेड होगा, मतलब आप UPSC से लेकर SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।